मेरे जीजा जी पता नहीं दीदी के साथ ऐसा क्या करते कि जब भी वह उनके कमरे में सोने जाती तो उसके बाद उनकी हालत खराब हो जाती। ये सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ था। दरअसल मैं अपनी दीदी से उम्र में काफ़ी छोटी हूँ, क्योंकि दीदी के पैदा होने के काफ़ी साल बाद मैं पैदा हुई थी और मेरी पैदाइश के कुछ ही सालों बाद मेरे मम्मी पापा दोनों का देहांत हो गया और हमारा कोई और रिश्तेदार नहीं था। इस वजह से मेरे पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरी दीदी और जीजा जी ने उठा ली। इसीलिए मैं तब से ही उनके ही साथ रह रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अजीब सा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि आखिर मेरे जीजा जी मेरी दीदी के साथ रात भर क्या करते रहते हैं। इस सवाल ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया था। अब इस वक्त मैं 16 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह से समझने लगी थी। दीदी को रोता हुआ देखकर मुझे कोई मजबूरी सी लगती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब दीदी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती और जब जीजाजी कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अभी भी बिल्कुल जवान हैं। वह हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते, जैसे बहुत खुश हों। और इधर दीदी का हाल तो ऐसा होता था कि दीदी कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वह उनका नाश्ता या खाना भी मेरे हाथ से ही उनके कमरे में भिजवा देती थी और खुद वह सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती थी, या तो फिर बाथरूम में बंद हो जाती थीं। दीदी की हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं 12वीं क्लास में पढ़ती थी और जीजा जी को नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी। लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में मेरी दीदी का ही ख्याल घूमता रहता था। मैंने कभी किसी सुबह जीजा जी को परेशानियों से बेचैन नहीं देखा था। वह हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि दीदी को देखकर ऐसा लगता था कि किसी भी पल दीदी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैंने नाश्ता बनाते हुए दीदी के शरीर को कपकपाते हुए भी देखा था। मेरा दिल चाहता था कि मैं दीदी से पूछूं कि जीजा जी उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है, मगर जीजा जी के नाम पर दीदी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता था। दीदी हर रात जीजा जी के कमरे में सोने के लिए जाना नहीं चाहती थीं, बल्कि वह मेरे साथ ही सोना चाहती थीं। लेकिन जब जीजा जी बुलाते तो उन्हें जाना पड़ता। इन सब के कारण से मैं स्कूल में अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दे पा रही थी और ना ही घर पर मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी भी तरह अपनी दीदी को जीजा जी के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं जीजा जी को मना भी नहीं कर सकती थी। जीजा जी तो मेरे सामने दीदी के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते थे। इन सब चीज़ों ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं स्कूल में छमाई की परीक्षा में फेल हो गई थी। मैंने जीजा जी को और दीदी को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरी सहेलियां मेरे रिजल्ट से बहुत परेशान थीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड रागनी बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है, तो मैंने उसे दीदी और जीजा जी के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कहने लगी कि अवनी, कहीं तुम्हारे जीजा जी अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते हैं। रागिनी ने अचानक से ऐसी बात कही कि उसकी ये बात सुनकर मैं हक्की बक्की सी रह गई थी। आखिर फिल्म का इस सब से क्या कनेक्शन था? वह मुझे सवालिया निगाहों से देख रही थी। मैंने कहा, मैं समझी नहीं, तो उसने अपनी बात बदल दी। लेकिन मेरी सोच उसकी इस बात पर अटक गई कि आखिर रागिनी ने ऐसा क्यों कहा। मैं घर वापस आई तो दीदी के कॉलेज के दोस्त रोहन भैया बैठे हुए थे। वह अक्सर दोपहर को हमारे घर आते थे। दीदी की कॉलेज टाइम से ही उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। दीदी बताती थी कि वह दोनों कॉलेज में ज़्यादातर सारी एक्टिविटीज़ में एक साथ ही हिस्सा लेते थे। फिर रोहन भैया विदेश चले गए और इधर दीदी की शादी जीजाजी से हो गई। दीदी की शादी को 10 से 11 साल तो हो चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था, या फिर मैं ही छोटी और नासमझ थी। लेकिन कुछ सालों से मुझे दीदी की हालत समझ आने लगी थी।
मैं जान गई थी कि मेरे जीजा जी अच्छे आदमी नहीं हैं और इस बात ने मेरे दिल में अपने जीजा जी के लिए नफरत पैदा कर दी थी। रोहन भैया साल भर पहले ही विदेश से वापस लौटकर इंडिया आए थे और दीदी से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन दीदी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। रोहन भैया के जाने के बाद दीदी अक्सर मुझसे कहती कि अगर तुम्हारे जीजा जी को पता चला कि रोहन मिलने आता है तो वह बहुत बुरा मान जाएंगे। मैंने दीदी को तसल्ली दी कि जीजा जी को कैसे पता चलेगा। जीजा जी सुबह काम पर जाते हैं और सीधा रात को ही घर वापस आते हैं। मुझे तो रोहन भैया बहुत अच्छे लगते थे। उनका बिहेवियर बहुत फ्रेंडली था। वह जब भी आते तो दीदी का मूड अच्छा करके ही जाते। मेरे लिए भी वह बहुत सारी चीज़ें लेकर आते थे। जीजा जी की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी कर पाना मुश्किल से होता था। दीदी न जाने कैसे जीजा जी जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही थी। रात में मैंने अपना और दीदी का बिस्तर लगाया और दीदी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में जीजा जी मेरे कमरे में आ गए। दीदी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। जीजा जी ने उन्हें साथ चलने को कहा तो दीदी ने धीमी आवाज़ में इनकार किया। मैं आंखें बंद किए लेटी रही। मैं सुनना चाहती थी कि जीजा जी दीदी से क्या कहते हैं। जीजा जी बोले, चलो ना सीमा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, वादा है ये मेरा। जीजा जी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिसमें बहुत ही प्यार की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम ऐसा ही कहते हो। दीदी ने एक बार फिर इनकार किया। मैं चाहे तुमसे कुछ भी कहती रहूं, लेकिन तुम्हें तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दीदी ने बहुत ही धीमे लहजे में जीजा जी को जवाब दिया था। जीजा जी ने जबरदस्ती दीदी के हाथ को पकड़ा और उन्हें उठाकर अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। जीजा जी दीदी के साथ न जाने क्या करते थे और रागिनी की अंग्रेजी फिल्म वाली बात तो मेरे दिमाग में अटक गई थी। इसलिए मैंने दीदी के जाते ही तुरंत फ़ोन पर अंग्रेज़ी फ़िल्म को लेकर ढूंढना शुरू कर दिया। फिर मैंने जो पढ़ा देखा उससे तो मेरे होश उड़ गए। मैं समझ गई कि रागिनी ऐसा क्यों कह रही थी। 2 घंटे हो गए थे लेकिन दीदी वापस नहीं आईं। मैं बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकली। तभी दीदी थोड़ी देर में मेरे पीछे चली आईं। मैंने एक गहरी नज़र दीदी पर डाली तो उनके बाल बिखरे हुए थे। इस बात ने मुझे चौंका दिया था। मैंने देखा कि दीदी का ब्लाउज़ भी वहाँ पर फटा हुआ था। जब दीदी ने देखा कि मैं उन्हें ध्यान से देख रही हूँ तो उन्होंने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को अच्छी तरह लपेट लिया। सुबह मेरे सामने ही दीदी ने सही सलामत कपड़े पहने थे, लेकिन फिर अचानक दीदी की आस्तीन कैसे फट गई। दीदी मुझसे बोली कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं अभी उठकर बाथरूम आई थी। दीदी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गईं। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर लीं, लेकिन मुझे दीदी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी दीदी को तसल्ली दूं, लेकिन मैं अपनी जगह चुपचाप लेटी रही। अगली सुबह जीजा जी ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कल कोई बात नहीं हुई हो। जीजा जी की आमदनी कम थी, लेकिन जीजा जी हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे कोई बड़े आदमी हो। मैं नफरत भरी निगाह से जीजा जी के आगे नाश्ता रखकर स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग दीदी की फटी हुई आस्तीन की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे रोहन भैया मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। रोहन भैया ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि तुम परेशान क्यों हो। मैं उस समय इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने रोहन भैया को सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनकर रोहन भैया कहने लगे कि तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारे जीजा जी अच्छे आदमी नहीं हैं, तो तुम अपनी दीदी को अपनी जीजा जी से आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती। कब तक तुम दोनों उसके चक्कर में पड़े रहोगे। रोहन भैया ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे वो एडवाइस दी थी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं जीजा जी को दीदी से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जीजा जी ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। फिर मैं जीजा जी को जालिम इंसान कैसे कह सकती थी। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे दीदी और जीजा जी के दरमियान क्या वही होता है
जो मैं सोच रही थी। रोहन भैया की बात सुनकर मैं सोच में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे जीजा जी की कोई ऐसी बात याद नहीं आई जिससे उन्हें मैं गलत इंसान करार देती। लेकिन दीदी के आंसू जीजा जी को जालिम साबित करते थे। रोहन भैया मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए। दीदी हम दोनों को देखकर खुश हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए चली गई। रोहन भैया दीदी से बातें करने लगे। इधर दीदी को जीजा जी के कमरे में गए 4 दिन गुजर चुके थे और पिछले 4 दिन से दीदी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थीं। दीदी जब मेरे पास रहती तो बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थी। जीजा जी का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वह दीदी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन वह रोजाना से ज़्यादा खुश होते थे। 5वें दिन जीजा जी दीदी को फिर अपने कमरे में ले गए। दीदी जब सुबह जीजा जी के कमरे से निकली तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं। वह लंगड़ा रही थीं। मैंने दीदी से पूछा कि आपके पाँव में क्या हुआ है, तो कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 12वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे जीजा जी मुझे ही जिम्मेदार समझेंगे। दीदी की आंखों में आंसू थे। मैं जब जीजा जी को नाश्ता देने गई तो जीजा जी मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था और मैं उनका दोगलापन देखकर हैरान थी। जीजा जी किसी भी तरह से बुरे इंसान नजर नहीं आते थे, जबकि दीदी की हालत जीजा जी के जुल्म की दास्तान सुनाती थी। मैंने जीजा जी से कहा कि मुझे दीदी के बगैर रात को नींद नहीं आती। आप दीदी को रात को अपने पास ना बुलाया करें। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मैं तो कभी कभी तुम्हारी दीदी को अपने पास बुलाता हूँ। मैं भी तुम्हारी दीदी पर हक रखता हूँ और तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हारी दीदी को बहुत प्यार करता हूँ। जीजा जी की बात सुनकर मेरा खून खौल रहा था, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे मैं आए दिन देखा करती थी। लेकिन जीजा जी से कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि हमेशा पूरा सच जानने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिमाग में जगह बना ली। मैंने सोच लिया कि जीजा जी का पूरा सच मैं जान कर रहूँगी और फिर अपनी दीदी को जीजा जी से आज़ादी दिलवा दूंगी। रोहन भैया ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। छुट्टी के बाद रागिनी ने कहा कि चल आज गोलगप्पे खाते हैं। जब मैं गोलगप्पे खा रही थी तभी मैंने सामने की एक कॉलोनी में रोहन भैया की गाड़ी को जाते हुए देखा। उनकी गाड़ी वहां देखकर मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि कल दीदी ने मुझे बताया था कि रोहन भैया 2 हफ्ते के लिए विदेश चले गए हैं। उनकी गाड़ी कुछ दूर जाकर ही रुक गई और वह उतरकर एक घर के अंदर चले गए। मैंने सोचा कि मैं एक बार जाकर देखती हूँ। मैं रागिनी से वहीं रुकने का कहकर तुरंत दौड़कर उस घर के पास गई तो उसकी खिड़की खुली हुई थी, जहाँ से मैंने देखा कि रोहन भैया अंदर सोफे पर एक औरत के गले में हाथ डाले बैठे हुए थे और दूसरे हाथ से उसका एक हाथ सहला रहे थे। फिर मैं वहाँ से चली आई, क्योंकि मुझे लगा कि उनका निजी मामला है, इससे मुझे क्या। घर आकर मैंने सोचा कि आज मैं जीजा जी की असलियत जानकर ही रहूंगी। मैं बिल्कुल अपनी दीदी के जैसे दिखती थी। मैं उम्र में 16 साल की थी, लेकिन शरीर और लंबाई से मैं बिल्कुल अपनी दीदी की तरह ही थी। रात को मैंने खुद ही अपनी दीदी को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी दीदी के कपड़े पहनकर ऊपर से शॉल ओढ़कर जीजा जी के कमरे में चली गई। उनके कमरे में बहुत हल्की रोशनी थी। जीजा जी अंधेरे की वजह से मुझे दीदी समझ बैठे थे। वह बोले, मेरी खुशनसीबी है सीमा कि आज तुम खुद चलकर मेरे कमरे में आई हो। जीजा जी बहुत ही खुशी से मेरे करीब आए और मुझे पकड़कर अपने बराबर में बिठा लिया। जीजा जी की बराबरी में बैठकर मेरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ अब क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। जीजा जी बहुत ही प्यार से कहने लगे, सीमा तुम्हारी बहन भी बड़ी हो रही है और क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारी भी कोई औलाद होनी चाहिए। तुम अगर मुझसे इस कदर दूर रहोगी तो फिर हमारा खुद का बच्चा
कैसे होगा? मुझे हर रोज़ तुम्हें ज़बरदस्ती अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो तुम पर कुछ हक बनता है। मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ सी रहती हो, लेकिन फिर भी समझा करो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जीजाजी ने कहा कि चलो, तुम थक गई होगी, इसलिए सो जाओ। मैं तुम्हें अपने करीब देखकर ही इतना खुश हो जाता हूँ कि मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जीजाजी को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और उन्होंने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लिटा दिया। वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगे। वह बोले, मैंने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जमा कर लिया है, जिससे अवनी की शादी भी हम लोग धूमधाम से करेंगे। उसके बाद जो कुछ जीजाजी ने कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि रोहन इंडिया वापस आ गया है, लेकिन सीमा, मैं तुम्हें बता दूँ कि वह इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वह तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो तुम्हारी बहन भी बड़ी हो गई है, इसलिए तुम सावधान रहना। जीजाजी को अभी तक पता नहीं चला था कि मैं दीदी नहीं बल्कि उनकी साली हूँ। कुछ ही देर बाद जीजाजी को नींद लग गई। काफ़ी देर तक मैं उनके पास लेटी रही, लेकिन वो तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल कर आ गई। उन्होंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे कुछ भी गलत लगता, लेकिन रोहन भैया और दीदी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस लौटी तो घर के बाहर ही रोहन भैया की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं चोरों की तरह दबे पांव घर में घुस गई। दीदी और रोहन भैया मेरे कमरे में एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। उस वक्त जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी, वह इस कदर भयानक होगा। दीदी रोहन भैया से हंसकर कह रही थी कि मैंने अवनी के दिल में उसके जीजा के खिलाफ नफरत का बीज बो दिया है और अब वह दिन दूर नहीं जब मेरी बहन अपने जीजा के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और जब मैं उससे अलग होंगी तो वह इस बात की गवाही देगी कि उसका जीजा एक बुरा इंसान है जो उसकी बहन को प्रताड़ित करता था। वह बुढ़ा जबरदस्ती मुझे अपने साथ रिश्ते में बांध कर रखे हुए है, लेकिन अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। वह मुझे अपने कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बातें करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने अवनी के दिल में ये बात अच्छी तरह से बिठा दी है कि उसका जीजा मेरे साथ गलत काम करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपने ब्लाउज़ की वहाँ फाड़ डाली। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस बूढ़े से आज़ादी की बात करूँ तो मेरी बहन मेरी ढाल बन जाए और वह जब मैं इस घर को छोड़ कर जाऊँ तो मेरे साथ ही इस घर से निकल पड़े, ना कि अपने जीजा का साथ दे। मेरी बहन खुद ही फिर इस दुनिया को मेरी बेगुनाही और अपने जीजा के जुल्म की दास्तान सुना देगी और मैं अपनी बहन को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी। रोहन भैया हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने भी अवनी से कह दिया है कि उसे जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं चला आऊँगा। दीदी रोहन भैया से कहने लगी कि पहले की तरह तुम अब मेरे साथ बेवफाई मत करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ़ करके अपना लिया था। रोहन भैया दीदी का हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं शादीशुदा औरत से रिश्ता रखूं। लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपनाऊंगा। बस अवनी को किसी भी तरह से ये सच पता ना चले कि उसका जीजा जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। अब अवनी ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। उनकी बातें सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी दीदी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जीजा जी को भी धोखा दे रही थी और वह मेरे जीजा के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बातें कर रही थी। मुझे जीजा जी की बात याद आ गई कि रोहन ने पहले भी
हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं वह अब बहुत कुछ जान चुकी थी। तभी मुझे वह दिन याद आया जब मैंने रोहन भैया को एक दूसरी औरत के साथ बाहों में बाहें डाले देखा था। मैंने सोचा, दीदी एक धोखेबाज आदमी के लिए मेरे शरीफ जीजा जी को धोखा दे रही हैं। जो गलती वह पहले कर चुकी हैं वही दोबारा से दोहरा रही हैं। मेरी दीदी अब तक समझ नहीं पाई कि ये आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी दीदी की आंखें खोल कर ही रहूंगी। 2 दिनों के बाद मैं स्कूल नहीं गई। मैंने दोपहर को दीदी से पूछा कि रोहन भैया क्यों नहीं आए, तो वह बोली कि वह कुछ दिनों के लिए फिर से विदेश गया हुआ है। मैंने दीदी से कहा कि आपके और रोहन भैया के बीच में क्या चल रहा है। मेरी बात सुनकर दीदी समझ चुकी थी कि उनके झूठ का पोल खुल चुका है। इसलिए बिना झिझके दीदी ने मुझे सारा सच बता दिया। दीदी शादी से पहले रोहन भैया से प्यार करती थी, लेकिन रोहन भैया उनसे शादी करने की बजाय विदेश जाकर नौकरी करने लगे और दीदी की मोहब्बत को छोड़कर उन्होंने अपना करियर चुन लिया। मेरे घर वालों ने उस समय दीदी के लिए जीजा जी को पसंद कर लिया था। दीदी उस वक्त जवान और खूबसूरत थी, जबकि जीजा जी उनसे उम्र में 8 साल बड़े थे। जीजा जी सांवली शक्ल सूरत के थे, जबकि रोहन भैया स्मार्ट लगते थे। दीदी के लिए जीजा जी का रिश्ता घर वालों की मर्जी से था और दीदी ने अपने घर वालों की ज़बरदस्ती से शादी तो कर ली, लेकिन वह कभी भी जीजा जी को दिल से अपना नहीं पाई थीं। ज़बरदस्ती का ये रिश्ता दीदी के लिए किसी बोझ की तरह था, लेकिन दीदी इस रिश्ते को किसी तरह से चला रही थीं कि तभी शादी के कुछ सालों बाद ही जब मेरे मम्मी पापा का देहांत हो गया तो मेरी जिम्मेदारी भी उन पर आ पड़ी और वह इसी तरह की किसी बात का बहाना चाहती थीं ताकि उन्हें कभी भी जीजा जी के करीब ना जाना पड़े और वह उनके बच्चे की मां ना बन पाएं। इसलिए उन्होंने मेरी परवरिश को बहाना बनाकर जीजा जी से दूरी बना ली। अब दीदी की शादी के इतने साल बाद रोहन भैया एक बार फिर से विदेश से कुछ दिनों के लिए वापस आए तो उनके दिल में दीदी को देखकर एक बार फिर से जज्बात जाग गए। दीदी भी अपनी कॉलेज की मोहब्बत और अपने जज्बातों के हाथों मजबूर होकर रोहन भैया से चुपके मुलाकातें करने लगी। लेकिन कुछ दिनों में ये बात दीदी की सास को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में दीदी की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया था। जीजा जी दीदी से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने दीदी को बदनामी से बचा लिया और सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। जब जीजा जी ने दीदी का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। उस वक्त इतने हंगामे की वजह से दीदी ने रोहन भैया से दूरी बना ली और अपने जज्बातों को दबा लिया। लेकिन उन जज्बातों को एक बार फिर रोहन भैया ने दोबारा आकर जिंदा कर दिया था। रोहन भैया हमेशा के लिए अब इंडिया आ गए थे। बस काम पड़ने पर ही वह विदेश जाते थे। हमेशा उन्होंने दीदी को चाहा और एक बार फिर वह दीदी के पीछे दीवाने हो गए थे। दीदी को तो पहले ही दिन से जीजा जी पसंद नहीं थे। हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे, जबकि रोहन भैया के पास विदेश का ढेर सारा पैसा था और दीदी के लिए जीजा जी को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत ये थी कि जीजा जी को छोड़ने के लिए किसी गवाह की ज़रूरत थी और दीदी चाहती थी कि मैं उनके साथ रहूं और अपने जीजा के खिलाफ गवाही दूं। इसीलिए दीदी ने जानबूझकर ये सारा खेल रचाया और मेरी नज़रों में जीजा जी को गलत साबित कर दिया। दीदी हमदर्दी बटोरकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए मेरे सामने जीजा जी को जालिम साबित किया और खुद बेचारी बनकर रहने लगी। इतने समय से मैं यही सोचती थी कि जीजा जी ने तो कभी ऊंची आवाज़ में हमसे बात तक नहीं की, फिर वह बंद कमरे में दीदी पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने दीदी से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको रोहन भैया के घर जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने भोले भाले जीजा को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे माँ बाप के मरने के बाद उन्होंने ही मुझे पिता का प्यार दिया है। दुनिया की नज़रों में मैं भले उनकी साली हूँ, लेकिन मैं हमेशा उनमें अपने पिता की छवि ही देखती हूँ और उन्होंने भी मुझे हमेशा अपनी औलाद से बढ़कर ही चाहा है। रोहन भैया जो पहले ही दीदी को 2 बार छोड़ चुके थे,
दीदी उनसे न जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लगाकर बैठी थीं। बोली कि तुम नहीं जानती, रोहन मुझे और तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है। तो मैंने कहा कि आज मैं आपकी आंखों पर बंधी हुई झूठ की पट्टी हटाकर ही रहूंगी। फिर मैं उन्हें अपने साथ उस घर में लेकर गई जहां मैंने उस दिन रोहन भैया को देखा था। मैंने जैसे ही उस खिड़की के सामने पहुंची तो रोहन भैया गलत अवस्था में उस औरत के साथ थे। ये देख दीदी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई और उनकी आंखों में खून उतर आया। मैंने दीदी से कहा, रोहन भैया जब भी आपसे ये कहकर जाते थे कि वह विदेश जा रहे हैं, तब वह यहीं पर आते थे, इस औरत के साथ आकर रहते थे। दीदी तुरंत ही घर के अंदर घुस गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला और दीदी ने अंदर घुसते ही 3-4 तमाचे रोहन भैया के मुंह पर बरसा दिए। तो रोहन भैया कहने लगे कि सीमा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। दीदी ने कहा, आज के बाद तू मेरा नाम तक मत लेना, और अगर मेरे घर के आसपास भी दिखा तो मैं पुलिस में तेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दूंगी। दीदी की धमकी सुनकर रोहन भैया बौखला गए और बोले, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे प्यार में पागल था? अरे मेरी नज़र तो तेरी इस जवान बहन पर थी। मैंने सोचा था कि तुझे अपने जाल में फंसाकर तेरी इस बहन के साथ मजे करूंगा। तो जैसी बुड्ढी के साथ कौन अपना समय खराब करता। रोहन भैया के इरादे जानकर हम दोनों बहनें दंग रह गए थे। दीदी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर ले आईं और फूट फूट कर रोने लगीं। मैंने दीदी से कहा कि अगर मेरे सामने सच ना आता तो शायद मैं एक बहुत बड़ा गलत फैसला कर बैठती, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से उस दिन सब कुछ देख लिया था और आपकी भी बातें अपने कानों से सुन ली थीं। आज दीदी को पता चला था कि रोहन भैया दीदी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए इस घर के चक्कर काट रहे थे। वह बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान थे। उन्होंने मेरी दीदी की मोहब्बत को पूरी तरह से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था। दीदी को आज एहसास हुआ था कि जज्बातों की धारा में बहकर वह कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थीं। अगर मुझे सच पता ना चलता तो दीदी और मैं उनके साथ चले जाते और वह मेरी इज्जत को भी तार तार कर देते। न जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों बहनों के काम आ गया था कि हम रोहन भैया के जाल से निकल गए थे। दीदी ने मुझसे माफ़ी मांगी कि उनकी नादानी की वजह से वह मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देती, और मेरा शुक्रिया भी अदा किया कि मेरी समझदारी ने उनकी और मेरी दोनों की ज़िंदगी बचा ली। रात को जीजा जी घर लौटे तो दीदी ने खुद ही खुशी खुशी जीजा जी के लिए खाना बनाया और अपना बिस्तर भी जीजा जी के कमरे में लगा दिया। उस वक्त उनकी खुशी देखने के लायक थी। जीजा जी सच में दीदी से बहुत प्यार करते थे और ये उनकी मोहब्बत ही थी जो वह दीदी की गलतियों को आज तक नज़रअंदाज करते आए। इतने सालों में पहली बार दीदी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने जीजा जी को दिल से अपनाया था। अगली सुबह दीदी और जीजा जी दोनों लोग ही हंसते मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकले तो ये देख मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था। अक्सर सच्चे प्यार की तलाश में हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, जबकि अगर हम ध्यान से नज़र उठाकर देखें और सोचे समझें तो शायद वह प्यार हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते हैं। इसीलिए वक्त रहते जो भी रिश्ते आज हमारे पास हैं उन्हें समय दीजिए और उनकी कदर भी करिए, क्योंकि जब वह हमारे पास नहीं होंगे तब हमें एहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।